नमस्कार। इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा जो परीक्षा के दृष्टि से जरूरी है। और यह टॉपिक जो है मानव शारीरिक क्रिया विज्ञान है, साइकोलॉजी। प्रश्नों का एकदम सटीक है और परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग देखते रहिए। और इसमें करीब करीब 262 क्वेश्चन है। तो 90-90 करके या 80-80 क्वेश्चन करके हम लोग पढ़ लेंगे इन वीडियो में। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन किससे है? तो मानव शारीरिक विज्ञान क्रिया विज्ञान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 212, 206, 202, 220, मतलब 200। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 206। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 होती हैं। ठीक है, आगे। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 200, 206, 300, 350। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 300 करीब। ठीक है, 306 या 5 होता है, मतलब मान के चलिए कि 300 होता है। तो पुरुष में नवजात शिशु, पुरुष में हो गया 206 और नवजात शिशु में हड्डी हो गया 300। ठीक है, तो याद रहे। आगे, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 8, 30, 32 और 34। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 8 होता है। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां 8 होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं? पसलियों में कितने जोड़े अस्थि होती है? पसली तो 12 है, 12 जोड़ी है, 10 जोड़ी है, 14 जोड़ी, 11 जोड़ी है। तो ये होता है ए, 12 जोड़ी होगा, यानी 24 पसली होती है, 12 जोड़ी होता है। ठीक है, आगे। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। तो सर्वाधिक प्रबल अस्थि कहाँ की होती है? जांघ की, जबड़े की, भुजा की, गर्दन की। तो ये तो है जबड़ा की सबसे मजबूत अस्थि होती है, जबड़ा की। आगे हम लोग देखेंगे मनुष्य की मानव की शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी नाखून की, जबड़े की, स्टेपिस, नाक की। तो यह जो होता है सी होता है स्टेपिस। यह कान में पाया जाता है, वह सबसे छोटी मानव की हड्डी होती है। ठीक है, तो छठा का हो गया सी। आगे हम लोग देखेंगे मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी स्टेपिस, टेबुला, टिबिया और फीमर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो डी हो जाएगा। यह जांघ में पाया जाता है। ठीक है, जांघ में। तो यह होगा डी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? देखिए हड्डी नहीं है पूछ रहा है। तो टिबिया, ह्यूमरस, फीमर, फिबुला। तो 8 का आंसर भी हो जाएगा। ह्यूमरस जो है हाथ में पाया जाता है। ठीक ना, ये जो कलाई वाला शायद है कि हाँ, इस शायद कलाई से वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा पैर की हड्डी नहीं है, ह्यूमरस। और तीनों है टिबिया, फीमर और फिबुला। ये तीनों मानव पैर की हड्डी होती है। ठीक है, आगे। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? जांघ में, पिंडली में, ऊपरी भुजा में, अग्र भुजा में। तो 9 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ऊपरी भुजा में। ठीक है, यानी कि ये वाला हम लोगों का जो केहूनी से ऊपर वाला है उसको कहते हैं टिबुला, ह्यूमरस। ठीक है, चलिए आगे। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, सरंध्री होती है, ठोस होती है, कीलक होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संरंध्री होती है। मनुष्य के शरीर की हड्डी जो होती है सरंध्री होती है। ठीक है, आगे। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी में, टांग में, भुजा में, मुंह में। तो 11 का हो जाएगा बी होता है, टांग में टीबिया पाई जाती है। आगे, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर के किस सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वो होता है जांघ की। ठीक है ना, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक, 12 का बी। मेरुदंड और रिकवेज और भुजा में से सबसे बड़ी मतलब जांघ की होती है। मानव शरीर में हड्डी सबसे बड़ी जांघ की होती है। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व, दांतों में और हड्डियों में, दांतों में और हड्डियों में। तो देखिए पोटेशियम, कैल्शियम होता है, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और फास्फोरस सल्फर। तो कैल्शियम तो निश्चित तक दांत में होगा। तो बी और सी में से फास्फोरस और मैग्नीशियम से। तो इसका आंसर 13 का हो जाएगा, सी हो जाएगा ये वाला, कैल्शियम व फास्फोरस। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से, कोबाल्ट की कमी से। तो हड्डी में जो पाया जाने वाला है वो है कैल्शियम, और कैल्शियम की कमी की वजह से वृद्धावस्था में कमजोर होने लगते हैं। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड, फेरिक नाइट्रेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर 15 का हो जाएगा, ये हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। आगे, अस्थियों और पेशियों में आपस में जोड़ती हैं, ये याद रहे, पूछता है। अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है, उसको क्या कहते हैं? लिंगामेंट, टेंडन, उपास्थि, एक नई छोटी पेशी। तो इसका आंसर 16 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, टेंडन बोलते हैं उसे, याद रहे।
अस्थि मतलब हड्डी और पेशी जो होता है उनको जोड़ने, आपस में जोड़ने का काम टेंडन करता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं? 2 बार। तो इसका आंसर क्या होगा? 17 का सी हो जाएगा बी। ठीक है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 जो दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, आगे 18 के मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? अधिकांश भाग किस अंग में पाचन होता है? तो पेंक्रियाज में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, अमाशय में। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का सी हो जाएगा। 18 का सी छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है मलाशय, अमाशय, मुख से, पक्वाशय था तो मुख से ही चालू हो जाता है। मनुष्य की शरीर में पाचन प्रक्रिया जो होती है मुख से ही चालू हो जाता है। ठीक है, 20 क्वेश्चन है कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मानव की पाचन नली कितने लंबी फीट हो, मतलब कितनी लंबी फीट होती है? 16 फीट, मतलब 18 फीट, 32 फीट या 22 फीट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का डी हो जाएगा। 32 फीट लगभग होती है। आगे, मुख में मंड, स्टार्च का शर्करा के पाचन किसके द्वारा होता है? एमाइलेज, टाइलिन, पेप्सिन और लाइपेज। तो ये जो टाइलिन निकलता है मुख से, वो टाइलिन ही निकलता है जो मुख से लार में टाइलिन निकलता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, टाइलिन। ठीक है, आगे पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। दिया हुआ है कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है यकृत, पित्ताशय, कार्निया और आंत। तो कार्निया तो आंख में पाया जाता है तो हिस्सा होगा ही नहीं। तो इसका आंसर सी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर सी है। आगे हम लोग देखेंगे शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ये शरीर के रचनात्मक भाग हैं, ये जीवन रासायनिक क्रियाओं के प्रेरक हैं। तो 23 का क्या हो जाएगा? 23 का डी हो जाएगा। वे रासायनिक क्रियाओं के प्रेरक हैं। आगे दुग्ध प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, इरेप्सिन। तो 24 का हो जाएगा। 24 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, रेनिन। 24 का रेनिन। ठीक है, तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो होता है रेनिन होता है। आगे अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक जो तत्व है और रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? बड़ी आंत से, मुख से, छोटी आंत से, पेट से। तो इसका 25 का हो जाएगा सी, छोटी आंत से। ठीक, आगे हम लोग बढ़ेंगे। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टाइलिन, टेनिन और रेजिन। तो इसका आंसर क्या होगा? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो 26 का हो जाएगा बी, टाइलिन पाया जाता है। ठीक है, आगे पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किस खास आवश्यकता होती है? किसकी खास आवश्यकता होती है? भोजन, पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? हवा की, पानी के, एंजाइम की, खनिज की। तो यह हो जाएगा 27 का हो जाएगा सी, एंजाइम का। ठीक, आगे लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर और वसा में। तो लार किसके पाचन में सहायक होती हैं? तो यह हो जाएगा आंसर 28 का बी हो जाएगा, स्टार्च की। ठीक है, आगे मानव के अमाशय में अम्ल यक्ष उत्पन्न होता है तो भोजन के पाचन में सहायता करता है यक्ष है एसिटिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। तो इसका आंसर 29 का हो जाएगा, सी हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है अमाशय में पाया जाता है। चलिए, मानव शरीर में भोजन का रक्त ऊर्जा द्वारा अवशोषित कहाँ सर्वाधिक होता है? यही पूछ रहा है, एक बार और पूछा था इससे पहले वाले में 28 से 27 था कि मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ अवशोषित होता है? यकृत में, अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो 30 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, छोटी आंत में। ठीक, आगे प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख, छोटी आंत से, मुख गुहा से, गांठ नली से, उदर से। तो 31 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, उदर से। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो वह उदर से होता है। तो इसका आंसर डी होगा। आगे अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन अमाशय स्वयं इस पाचन रसों से अप्रभावित रहता है क्योंकि अमाशय की दीवारें श्लेष्मा से सुरक्षित रहती हैं। वह कठोर कोशिकाओं का बना होता है, वह स्टील की बनी होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 32 का हो जाएगा ए, जो है अमाशय की दीवार जो है श्लेष्मा मुकस के द्वारा सुरक्षित होती है। ठीक है, आगे पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ कौन सा अंग चूषण करता है?
पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ को कौन सा अंग जो है चूषण करता है, मतलब उसको ऑब्जर्व कर लेता है? अग्न्याशय, अमाशय, अग्न्याशय, वृक्क, यकृत। तो 33 का हो जाएगा डी, यकृत जो है वह उसको चूषण करता है। आगे, पेप्सिन एक है एंजाइम, हार्मोन, विटामिन, खनिज। तो पेप्सिन एक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा एंजाइम होता है। पेप्सिन एक एंजाइम है। आगे, पेप्सिन बदल देता है स्टार्च को शर्करा में, प्रोटीन को पेप्टाइड में, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, वसा को वसा अम्ल में। तो पेप्सिन किस में बदलता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा बी, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल देता है? प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ को बदल देता है? वसा, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, शर्करा। तो इसका आंसर 36 का हो जाएगा, सी हो जाएगा अमीनो अम्ल। और मानव शरीर में 20 अमीनो अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना, एमिनो अम्ल पाया जाता है। लेकिन इसमें से 10 हम लोग खाते हैं और 10 हमारे शरीर बनाती है। 10 जो होती है मानव का शरीर खुद बनाता है और 10 हम लोग अपने भोजन से प्राप्त कर सकते हैं अमीनो अम्लों को, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करती है? यह करता है आंत, अमाशय, अग्न्याशय, यकृत। कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर के ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो 37 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यकृत जो है ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, ठीक है, यकृत है। आगे, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त जो है निम्न में से किसके द्वारा? यकृत द्वारा, अमाशय द्वारा, अग्न्याशय द्वारा, ग्रहणी द्वारा। तो इसका 38 का हो जाएगा ए, यकृत के द्वारा पित्त रस जो होता है वह पैदा किया जाता है यकृत के द्वारा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे, पित्त जमा होता है पित्ताशय में, ग्रहणी में, यकृत में, प्लीहा में। तो 39 का हो जाएगा, ए होता है यह पित्ताशय में जमा होता है। देखिए, बनता कहाँ है? यकृत में, और जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। तो याद रहे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। तो अच्छा लगेगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, ठीक है। यह है कि पित्त का प्रमुख कार्य है। 40 नंबर है कि पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन, वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण, उपयुक्त सभी। तो 40 का क्या हो जाएगा? 40 का सी है, वसा का पायसीकरण और इमल्सीकरण करना, ठीक है ना, वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण करना। तो पित्त का काम यही है कि वसा का पायसीकरण करना। तो इसका आंसर सी होगा। आगे, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? लैंडस्टीनर, कार्नबर्ग, ब्राउन, हार्वे। तो रक्त परिसंचरण का कौन किया था अध्ययन? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना, विलियम हार्वे थे वह जो रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किए थे। लैंडस्टीनर है RH फैक्टर का किए थे। आगे, पेस मेकर का संबंध किससे है? गुर्दा से, दिमाग से, फेफड़ा से या हृदय से? तो जो पेस मेकर जो संबंधित है वह है 42 का डी हो जाएगा, ठीक है, 42 का डी। आगे, पेसमेकर का कार्य क्या है? मूत्र बनाने के नियमन, पाचन क्रिया का नियमन, दिल की धड़कन प्रारंभ करना, श्वास की। तो ये जब हृदय की बात है तो यहाँ पे सी हो जाना चाहिए, 43 का सी। तो पेसमेकर का कार्य जो दिल की धड़कन को प्रारंभ करना होता है। गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक किससे संबंधित है? गुर्दा, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ा। गति प्रेरक किससे संबंधित है? गुर्दा से, मस्तिष्क से, फेफड़ा से, हृदय से। तो इसका आंसर 44 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, हृदय से। गति प्रेरक जो होता है हृदय से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? दिया हुआ है हृदय, शिरा, धमनी और कोशिका। देखिए क्या होता है, इसको याद करने के लिए एक चीज है, 45 का आंसर समझ लीजिए, आंसर 45 का सी होगा, ठीक। दिया हुआ है कि किनकी भित्तिकाओं पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं? धमनी। देखिए क्या होता है, धमनी में जो होता है, धमनी जो ब्लड होता है, ठीक ना, और शिरा में, ठीक है। तो शिरा में क्या होता है? शिरा में अशुद्ध रक्त होता है, इसमें अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त, ठीक। और इसमें जो होता है शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त, ठीक है। तो याद रहे, ये याद करने के लिए जो शिरा होता है इसका विपरीत होता है अशुद्ध, शिरा अशुद्ध, ठीक है। तो एक याद करें, धमनी में जो होता है शुद्ध रक्त होता है, तो उसी से ब्लड प्रेशर का माप किया जाता है, धमनी के प्रेशर के द्वारा, ठीक है। चलिए, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता है फिर बढ़ता है, पहले घटता है या फिर घटता है? अब पहले जैसा रहता है। तो देखिए,
रक्त दाब होता है सोते समय कम हो जाता है। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा, घटता है। आगे, रुधिर दाब मापक यंत्र है ईसीजी, स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमीटर और आर्म बैंड। तो इसका आंसर क्या होगा? 47 का पहले समझ लीजिए। 47 का स्फिग्नोमीटर होता है। ठीक है, स्फिग्नोमीटर जो रक्त का ब्लड प्रेशर को नापते हैं। ठीक है ना। ईसीजी जो होता है वह जो होता है हृदय की गति को, हृदय की जो पंप करता है उसको मापता है कि कहाँ कहाँ तक मैंने शरीर में खून पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है। और स्टेथोस्कोप जो होता है, जो अल्लाह जो रखते हैं ना डॉक्टर लोग अपने कंधे पर, वो होता है स्टेथोस्कोप। स्फिग्नोमीटर जो होता है प्रेशर को माप यंत्र होता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। जार्विक, जार्विक 7 है इलेक्ट्रॉनिक पैर, पेसमेकर, कृत्रिम हृदय और कृत्रिम नेत्र। जार्विक क्या है? तो जार्विक आंसर सी होगा, कृत्रिम हृदय होता है। जार्विक क्या है? तो कृत्रिम हृदय है। आगे, लव डव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? लव डव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण होती है? बड़ी आंत, फेफड़ा, हृदय और ग्रासनली। तो 49 का हो जाएगा सी, हृदय की। हृदय की ध्वनि जो होती है लव डव ध्वनि का उत्पन्न कारण करता है। ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो करीब करीब ये 72 बार होता है ना 1 मिनट में। तो उसके बाद से अगर 60 का देंगे तो 60 पॉइंट कुछ हो जाएगा। तो क्या दिया है? 50 का आंसर, 50 का आंसर होगा डी, 1 से 8, 0 से 8 तक। ठीक है। आगे, मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य के प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है 72 बार। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। डायरेक्ट लगाइए, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है 72 बार। तो 51 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा, मानव कोष्ठ में कोष्ठक होते हैं हृदय के 4 होते हैं। 2 नीला और 2 अलिंद, 2 नीला होते हैं। नीला, ठीक ना, 2 अलिंद 2 नीला होते हैं। तो 4 होते हैं कुल मिलाकर के। और वही मेढक में पूछता है, मेढक का पूछ देता है तो मेढक का ध्यान 3 होता है। आगे, नाड़ी दर कहाँ मापा जाता है? नाड़ी की जो दर होती है, नाड़ी की जो दर होती है, दर कहाँ मापा जाता है? सिरा से, धमनी से, त्वचा से, तंत्रिका तंत्र से। तो 53 का हो जाएगा 53 का बी हो जाएगा, धमनी से। ठीक है। आगे, एक किशोरा वयस्क मनुष्य में, किशोरवय वयस्क में मानव रक्तदाब कितना होता है? 120 से 80, 160 95, 130 90, 180 120। तो इसका आंसर होता है, यह बड़ा से छोटा की ओर, मतलब 120 से 80 की ओर होता है। ठीक ना। ये 80 से 120 नहीं होता, यह ध्यान रहे। वो MMHg में होता है। ठीक, तो 80 से ये नहीं होगा, ये होगा 120 से 80 के बीच में, ये MMHg में होता है। तो ध्यान रहे, इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, दौड़ते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाएगा, आम बात है। बढ़ जाता है, घट जाता है, ऊपर नीचे होता रहता है, एक समान रहता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 55 का ये हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे 56। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 1 अरब, 2 अरब, 3 अरब, 4 अरब। तो इसका आंसर 56 का क्या होगा? बी होगा, 2 अरब, करीब करीब 2 अरब। आगे हम लोग देखेंगे, मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? मानव शरीर में हृदय का जो कार्य है, पंपिंग स्टेशन की तरह शरीर को ऊर्जा देने, तापक्रम बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। तो यह पंपिंग का कार्य करता है, मतलब को ब्लड का पंप करता है। तो इसका 57 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 57 का ए। आगे, शरीर की विशालतम धमनी है बेनकेवा, बेनाकेवा, मतलब ये है बेनाकेवा, एआर्टा, केसिका और नीला। तो विशालतम धमनी कौन सा है? तो 58 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, एआर्टा। एआर्टा है जो विशालतम धमनी है। मानव शरीर की सबसे विशालतम धमनी कौन सी है? एआर्टा। इसका आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन है कि स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? वजन के 10%, वजन का 25%, वजन का 7%, वजन का, मतलब शरीर के वजन का 5%। तो 59 का क्या हो जाएगा? सी होगा, मनुष्य की वजन का 7% मानकर चलिए। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? औसत आयतन कितना होगा? एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होगा? तो 60 का क्या हो जाएगा? 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे,
मानव रुधिर का पीएच मान क्या होता है? ठीक है, 7.2, 7.8 और 6.6 और 7.4, तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रहे, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 61 का डी। आगे, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली या स्प्लीन या प्लिया, फेफड़ा, हृदय और यकृत। रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो 62 का हो जाएगा ई। इसको 3 नाम से जानते हैं, तिल्ली, प्लिया और स्प्लीन। ये तीनों में से कोई याद रहे, कोई नहीं, तीनों याद रहे, ऐसे कि ऑप्शन में कोई डाल देगा तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मानव शरीर में रुधिर बैंक जो होता है, ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो तिल्ली, प्लिया या स्प्लीन, ये तीनों में से याद रहे। मानव रक्त प्लाज्मा में पाई जाने वाले पानी की जो प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है? ठीक है, तो मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो 60 से 65, 70 से 75 और 80 से 82 और 90 से 92। तो 63 का आंसर हो जाएगा डी, 90 से 92% लिया होता है। ठीक है, और इसके बाद से चले गए, हाँ ये 64 रक्त में पाई जाने वाली धातु है, कैल्शियम, जिंक, सोडियम, लोहा। तो ये भी होता है लोहा, जो हीमोग्लोबिन लाल रंग होता है ना, इसी के कारण से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 64 का डी। आगे हम लोग देखेंगे रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ा, यकृत, किडनी। तो 65 का देखिए, 65 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, हर एक किताब में अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर रक्त की शुद्धिकरण अगर पूछा जाए तो यहाँ पे ये वाला होगा, फेफड़ा। इसलिए कि जब रक्त का जो होता है, ऑक्सीजन फेफड़े ही लेकर देता है। लेकिन अगर तीनों में से एक में से कोई एक भी दे दिया तो इसका आंसर फेफड़ा भी हो सकता है, यकृत भी होता है, किडनी भी होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रहे, ये तीनों हो सकता है। अब आयोग पर निर्भर करता है कि आयोग क्या मानता है। ठीक है ना, लेकिन अगर इसमें से अगर फेफड़ा दे दिया तो फेफड़े पर ज्यादा से ज्यादा मानने की कोशिश करिएगा। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। शरीर का सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है और शरीर के सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो इसका आंसर 66 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मानव शरीर रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस, हीमोलाइसिस, ऑस्मोसिस और पैरालिसिस। तो इसका आंसर शुद्धिकरण को होता है 67 का, ये हो जाएगा डायलिसिस। ठीक है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो लाल जो रंग होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। 68 का बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे हीमोग्लोबिन में होता है तांबा, लोहा, मैग्नीज, जस्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कि हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। 69 का बी, 69 का बी होगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं का नाश, रक्त अल्पता का निवारण और लौह का उपयोजन। तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? 70 का, तो 70 का ये हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जो हमारा जो ऑक्सीजन होता है ना शरीर में जो जाता है वह हीमोग्लोबिन के ही कारण से जाता है। जो रक्त में जो हीमोग्लोबिन जाता है उसी के कारण ऑक्सीजन जाता है। ठीक, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का और डब्ल्यूबीसी का, पट्टिकार का, जीव द्रव्य का। तो घटक किसका है? तो 71 का आंसर हो जाएगा, ए होगा, आरबीसी का घटक होता है। ठीक है, आगे कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों में हृदय में ले जाती हैं? कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों में हृदय से ले जाती है? फुफ्फुस धमनी, हृदय धमनी, हृदय सिरा और फुफ्फुस सिरा। तो देखिए धमनी में हमेशा जो होता है शुद्ध रहता है, जब वापस आता है तो सिरा से होते हुए हृदय में आता है। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? तो 72 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, फुफ्फुस सिरा जो होता है, फुफ्फुस सिरा। आगे दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है?
लोहित कोशिकाएं बिम्बाणु या थ्रोम्बोसाइट, लसिकाणु लिम्फोसाइट और श्वेताणु लाइकोसाइट। तो ये इंग्लिश में भी पूछता है, ध्यान रहे। श्वेताणु को लाइकोसाइट बोलते हैं, लसिकाणु को लिम्फोसाइट बोलते हैं, बिम्बाणु को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। तो ये याद रहे, ये भले इस ऑप्शन में कोई भी हो, लेकिन ये याद रहे कि इंग्लिश पूछता है। डायरेक्ट इंग्लिश को ही डाल देता है, समझ में नहीं आता है कि कौन सा क्या पूछ दिया। तो इसका देखिए 73 का क्या होगा, 73 का ए हो जाएगा। लोहित जो कोशिकाएं होती हैं ऑक्सीजन ले जाया करती हैं, तो यानी हीमोग्लोबिन जो होता है ना, लोहित कोशिकाएं होती हैं और वही ऑक्सीजन को ले जाता है पूरे शरीर में। ठीक है। 74 है, इसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। ठीक है। फाइब्रिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन और हिपरिन। तो ये देखिए इन्हीं दोनों में से होता है। देखिए एक होता है जो रक्त जमने नहीं देता है और एक होता है कि जमता है। जैसे मान लीजिए अगर कट जाए तो जमता है, तो इसी दोनों में से हिपेरिन और फाइब्रिन। तो कह रहा है कि यहाँ पे रक्त नहीं जमता है शरीर के अंदर। ठीक है। तो 74 का क्या हो जाएगा, 74 का डी हो जाएगा। जो हिपेरिन जो होता है वो शरीर के अंदर जमने नहीं देता है, और फाइब्रिन जो होगा वह बाहरी जो जब जैसे कट जाता है ना, तो फाइब्रिन के कारण से जमता है। नहीं जमेगा तब खून बहता रहेगा। तो ये याद रहे, दोनों हिपेरिन और फाइब्रिन दोनों होते हैं। तो एक होता है कि जमने नहीं देता है, एक होता है कि जमने देता है। तो जमने कौन देता है शरीर के अंदर, तो हिपेरिन। और बाहर जैसे कट जाता है आदमी का, जैसे हाथ कट जाता है चाहे कोई कट जाता है, तो जो बाहर वायु में वातावरण में जब टच होता है तो उसके कारण माने फाइब्रिन के कारण वो जम जाता है। ठीक है। तो याद रहे बस कि शरीर के अंदर हिपेरिन जमने नहीं देता है, और फाइब्रिन जो होता है वो वातावरण के अंदर जब वातावरण में से टच करता है तब वह जम जाता है। ठीक। तो याद रहे। आगे, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है प्लीहा, यकृत, हृदय और किडनी। तो रक्त बैंक अभी पढ़े हैं तिल्ली, प्लीहा, स्प्लीन। ठीक है। तो 75 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका नाम देखिए कई जगह नाम अलग अलग आता है, जैसे प्लीहा भी है, तिल्ली भी नाम है और स्प्लीन भी नाम है। ठीक है। तो याद रहे। आगे, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इसोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। तो 76 का कौन सा हो जाएगा, 76 का भी हो जाएगा लिम्फोसाइट। जो होता है लिम्फोसाइट जो होता है रुधिर में रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से एंटीबॉडी याद रखेगा, एंटीबॉडी जो लिम्फोसाइट निर्मित करता है। ठीक है ना, प्लाज्मा में एंटीबॉडी लिम्फोसाइट निर्मित करता है। ठीक। आगे, लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी किस नाम से जानी जाती है। आरबीसी याद रहे, देखिएगा यही यही पता रहता है। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन में दे रहा था, 3 जगह नाम थे ना वहीं पे। देखिए इरिथ्रोसाइट्स, लाइकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट और इसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स। ठीक है। तो आरबीसी का नाम पूछ रहा है, तो याद रहे ये होता है इरिथ्रोसाइट, आरबीसी का नाम है। दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट है, आरबीसी का नाम लाल रक्त कणिका है, आरबीसी का नाम इरिथ्रोसाइट है। आगे, लाल रक्त कणिकाएं उत्पन्न कहाँ होती हैं, तिल्ली में, वृक्क में, यकृत में और अस्थिमज्जा में। तो 78 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अस्थिमज्जा में लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं अस्थिमज्जा में उत्पन्न होती हैं, आरबीसी। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। यकृत, अस्थिमज्जा, प्लीहा और पारिशोधिका। तो 79 का सी हो जाएगा प्लीहा, जो इसको रक्त कब्रिस्तान भी बोलते हैं और रक्त बैंक भी बोलते हैं। तो प्लीहा हो गया। आगे, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन और 190 दिन। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं उसका जीवन काल 120 दिन होता है। आगे, मानव शरीर में लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है। हृदय में, तिल्ली में, अस्थिमज्जा में और यकृत में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, देखिएगा कह रहा है कि लाल रक्त कणिका कहाँ निर्माण होती है, तो अस्थिमज्जा में। एक बार आया है, तो 81 का डी हो जाएगा। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। वही अस्थिमज्जा, बार बार रिपीट कर रहा है लेकिन याद रहे, 82 का सी हो जाएगा। ठीक। आगे हम लोग देखेंगे, उच्च उन्नतास पर मानव शरीर में आरबीसी का आकार बढ़ेगा, आकार घटेगा, संख्या बढ़ेगी और की संख्या घटेगी। मतलब आरबीसी की संख्या घटेगी या बढ़ेगी, या आकार बढ़ेगा या आकार घटेगा। तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आरबीसी की संख्या जो है बढ़ेगी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है।
CO2 ले जाना, O2 ले जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना, और इनमें से कोई नहीं। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है श्वेत WBC होता ही है, और यही जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करता है। तो 84 का क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। क्वेश्चन 85 है कि मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। ठीक ना, तो श्वेत है, श्वेत माने WBC है। ठीक, याद रहे। तो इसका नाम जान लीजिए, लिम्फोसाइट है, और कह रहा है कि किस्म अधिक है, मैंने कौन सी किस्म का? तो न्यूट्रोफिल्स है। इसका आंसर हो जाएगा D हो जाएगा। न्यूट्रोफिल्स जो होता है सबसे अधिक हो जाता है, लेकिन इसका एक नाम और है, WBC का नाम लिम्फोसाइट भी है, तो इसको मत मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और हाँ, एक और चीज़, PDF की आवश्यकता है। मैं PDF को अपने लिंक पर डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।